very good evening to everyone. So today what we'll discuss the previous year question papers. तो आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो 2021 का है। आरएस जो प्रीलिम्स हुआ था 2021 का, उसका इंडियन पॉलिटी का सेक्शन अभी आज हम डिस्कस करेंगे। See, why previous year questions are important? Because previous year question से आपको पता चलता है कि एक्चुअली में उस पर्टिकुलर एग्जाम का क्या ट्रेंड है। दूसरी चीज, कौन कौन से टॉपिक पे रेपिटेडली हर ईयर में वो पर्टिकुलर जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, जो भी वो कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा एम्फेसिस कर रही है। तो अगर आप इंडियन पॉलिटी को देखोगे तो उसका ट्रेंड, और अगर आप पास्ट 3-4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप यू विल लुक द पेपर, यू विल सी कि मोस्टली द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम विच सेक्शंस। एक आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स, देन यू विल सी द फंडामेंटल ड्यूटीज, फाइन। Then the favorite topic is the DPSPs. DPSPs में आपसे डायरेक्टली आर्टिकल्स दिए जाते हैं और आर्टिकल्स का मैच द फॉलोइंग किया जाता है, कौन सा आर्टिकल कौन सा उसका सही आर्टिकल है या प्रोविजन जो है आपका। Then you will see the precedent, then your constitutional bodies. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपकी मोस्ट जो इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा जाता है, कैग से पूछा जाता है क्वेश्चन। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एरिया जो आप अगर 3-4 साल के पेपर्स देखोगे तो यू विल सी कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन योर इंडियन पॉलिटी पार्ट विच फ्रॉम विच द रेपिटेडली क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। ऑल्दो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा कौन से ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। आरपीएससी की सबसे अच्छी एक बात जो है वो ये है कि जो भी सिलेबस में दिया हुआ है ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक से आपको आरपीएससी में क्वेश्चन मिलता ही है। ये नहीं कि फंडामेंटल राइट है तो बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस फंडामेंटल राइट्स पे है या फंडामेंटल ड्यूटीज पे या डीपीएसपीज पे, ऐसा नहीं होता। ऑलमोस्ट हर टॉपिक से आरपीएससी पे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। फाइन, सो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द सिटीजन चार्टर। आप सिलेबस को देखोगे, सिटीजन चार्टर आपके सिलेबस में है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, देखो कई बार क्या होता है हम टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं और डिफरेंट एम्स हैं, विजन्स हैं, तो जैसे आर्टिकल है फॉर एग्जांपल कैग पे हमें पता है कि आर्टिकल 148 है कि विच टॉक्स अबाउट कैग। सो वी नो दिस आर्टिकल 148 इज वेरी मच फिक्स्ड। क्वेश्चन में अगर आया कि व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ कैग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर फ्यू आर्टिकल्स गिवन और आपको टिक करना है। बट क्वेश्चन लाइक सिटीजन चार्टर, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि सिटीजन चार्टर अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है, लेट्स सपोज आपने स्किप कर दिया, फॉर एग्जांपल राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आपने स्किप कर दिया, आपने नहीं पढ़ा, तो कुछ ऑप्शंस जो आपके दिए हुए होते हैं उन ऑप्शन से भी आप क्या करना, आंसर को इन्फर करना। ये नहीं कि आपने सिटीजन चार्टर पढ़ा ही नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, इस क्वेश्चन को देख के हो सकता है कि आपने सिटीजन चार्टर नहीं पढ़ा, बट क्वेश्चन के जब आप ऑब्जेक्ट ऑप्शंस देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि आप इजीली इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो फॉर व्हाट इज सिटीजन चार्टर? सिटीजन चार्टर क्या है? एक तरह का डॉक्यूमेंट है हर पब्लिक अथॉरिटी का, एक जो भी पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक अथॉरिटीज है, उनका एक डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, सिस्टमिक एनालिसिस होता है कि वो पर्टिकुलर जो आपकी अथॉरिटी है वो क्या क्या आपको कौन कौन सी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कौन कौन से अगर आपकी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रही है तो क्या ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आप उस पर्टिकुलर पब्लिक एंटिटी से आप गेन कर सकते हैं। सो बेसिकली सिटीजन चार्टर इज अ काइंड ऑफ सिस्टमिक document which tells you about the different works, different information, different kind of services which that particular public entity provides to you. So इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट 1991 में यूनाइटेड किंगडम से ओरिजिन हुआ था कि भाई कोई भी पब्लिक अथॉरिटी पे जब वो पर्टिकुलर कोई भी हम एक इंसान, एक आम आदमी जब किसी पब्लिक अथॉरिटी पे जाता है तो उसको कम से कम ये पता तो होना चाहिए कि वो जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट में क्या काम है, वो क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, क्या इंफॉर्मेशन है। अगर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वो केटर नहीं कर पाया उस सर्विसेज को तो क्या ग्रीवेंसेस हो सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द सिटीजन चार्टर। सो इट इज नॉट अ लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है, नॉट लीगली बाइंडिंग नहीं है, लीगली इन्फोर्सिबल डॉक्यूमेंट नहीं है, जस्ट एक लिस्ट ऑफ सर्विसेज है जो आपको एक डॉक्यूमेंट में दी जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक एलिमेंट ऑफ सिटीजन चार्टर।
निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट और द एजेंसी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी सर्विसेज वो डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है, उस डिपार्टमेंट उस सर्विसेज की एक लिस्ट होती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बचे 3 अदर ऑप्शंस। प्रमोशन ऑफ वेरियस मेथड्स टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द सर्विसेज अवेलेबल। डेफिनेटली अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, सर्विसेज बता रहे हो कि ये सर्विसेज हैं, तो कौन कौन सी सर्विसेज का लाभ आम आदमी उठा सकता है, वो सर्विसेज का ब्यौरा भी उस सिटीजन चार्टर में होता है। देन आप ये 2 ऑप्शन पढ़ के तो बता सकते हो कि ये 2 तो मतलब आंसर में नहीं होंगे, क्योंकि दिस इज ऑल्सो the important element of citizen charter and this is also an important element of the citizen charter. Now question is, option is C और D कि C और D में से क्या ऑप्शन हो सकते हैं? To expect any public record, दूसरा provision for the inspection of the agency's work। अब C और D ऑप्शन को देख के कम से कम ये तो बता सकते हो कि आंसर हो सकता है कि इसका आंसर C भी हो, उसका आंसर D भी हो, बट आप कैसे बताओगे कि आंसर D ही होना चाहिए? क्योंकि डेफिनेटली सिटीजन चार्टर में कहीं पे भी ये तो नहीं हो सकता ना कि ये पब्लिक अथॉरिटी इस अथॉरिटी को इंस्पेक्ट कर सकती है, कि या ये पब्लिक अथॉरिटी किसी पर्टिकुलर पर्सन की किसी भी एजेंसी को इंस्पेक्ट कर सकती है। ऑब्वियसली आप किसी से भी आप जब सिटीजन चार्टर होगा तो वहां पे लिखा हो सकता है कि आप इस पब्लिक एंटिटी से किसी भी तरह का रिकॉर्ड मांग सकते हो। फाइन, मतलब फॉर एग्जांपल सिटीजन चार्टर में क्या सर्विसेज आप दे रहे हो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, क्या क्या रिकॉर्ड्स आप मांग सकते हो, इन सब का ब्यौरा उस सिटीजन चार्टर में होता है। बट ये कहीं भी नहीं होता कि आप किसी भी बॉडी को, उस पर्टिकुलर बॉडी को क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक इंस्पेक्शन करना किसका काम होता है, एक जो इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी होता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी, दैट प्रोविजन फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द एजेंसीज वर्क। ये काम सिटीजन चार्टर का नहीं होता है, मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट उस सिटीजन चार्टर में, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सिटीजन चार्टर में मेंशन नहीं होती है। फाइन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। यस, the duty of controller and auditor general is not merely to ensure the legal। अब assertion reasons, what is assertion? assertion क्या होता है? एक स्टेटमेंट दी जाती है, रीजन उसके बाद दिया जाता है। तो फॉलोइंग क्वेश्चन में आपको क्या बताना होता है कि क्या असर्शन जो रीजन है वो असर्शन को फुलफिल कर रहा है, क्या असर्शन ट्रू है, क्या रीजन ट्रू है, और अगर असर्शन ट्रू है तो क्या जो रीजन गिवन है उस पर्टिकुलर असर्शन का, क्या वो भी स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो ही assertion is the duty of controller and auditor general is not merely to ensure the legality of expenditure but also its propriety। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य का भी देखना है कि क्या जो एक्सपेंडिचर हुआ है क्या वो सही है, क्या उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर जो है कोई वेस्ट तो नहीं हुआ। सी, क्योंकि एक्सपेंडिचर कहां से हो रहा है? पब्लिक की मनी से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कहां से पैसा आता है? टैक्स से, जो हम टैक्स पे करते हैं, जो कॉमन मैन का पैसा है। तो जो कॉमन आम नागरिक का जो पैसा है क्या वो सही जगह यूज हो रहा है, नहीं हो रहा, वो इंश्योर कौन करता है? बेसिकली आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यही नहीं देखता कि वो पैसा सही जगह तो यूज हो, पर क्या उस पैसे की उपयोगिता भी है, बनी है या नहीं है। रीजन क्या है? he has to uphold the constitution and the laws of parliament in the field of financial administration। तो पहला तो आप थोड़ा सा कैग के बारे में देखिए। कैग इज व्हाट? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फाइन, आर्टिकल 148 में मेंशन्ड है। दूसरी चीज, इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। फाइन, अंडर वारंट हिज सील। फाइन, एंड ही जो अपनी रिपोर्ट्स होता है, जो अपनी रिपोर्ट होता है वो किसको सबमिट करता है? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट फाइनली जो रिपोर्ट होता है वो सबमिट कहाँ प्लेस करता है? पार्लियामेंट में। फिर पार्लियामेंट में एक आपने सुना होगा कमिटी होती है, पीएसी कमिटी, ठीक है। वो इस कमिटी को क्या देखती है? कमिटी देखती है फाइनली इस रिपोर्ट की, जो भी कैग ने रिपोर्ट फाइनलाइज की है वो रिपोर्ट को फिर फाइनली क्या करती है? गो थ्रू करती है। सो ये तो पॉइंट हो गए। कैग इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 में मेंशन्ड है। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है।
दूसरा जो कैग है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में देता है, पार्लियामेंट में फिर वो टेबल होने के बाद जो पीएसी कमेटी होती है वो इस कमेटी इस रिपोर्ट को ओवरलुक करती है। अब रिपोर्ट में क्या क्या होता है, जो कैग है वो उस रिपोर्ट में क्या करता है, ऑडिट करता है। ऑडिट किसकी, एक्सपेंडिचर्स की, एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है, जितने भी आपके पब्लिक अकाउंट फंड्स हैं, ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स फंड्स ऑफ बोथ इंडिया प्लस द स्टेट्स, प्लस जो आपके कंटिजेंसी फंड्स होते हैं, इन सबके कंटिजेंसी फंड्स हैं आपके, स्टेट का हो गया, इंडिया का हो गया। सो बेसिकली इन सब के एक्सपेंडिचर्स पे, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, स्टेट में से कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कंटिजेंसी फंड से कितना हुआ है, पब्लिक अकाउंट फंड से कितना हुआ है, तो क्या इन जो फंड्स हैं, डिफरेंट फंड्स, इनसे जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एक्सपेंडिचर क्या सही है या नहीं है, क्या किसी स्कीम को कट शॉर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो इन सबको गो थ्रू क्या करता है, कैग करता है। इसीलिए ही कैग को हम क्या कहते हैं, फिलोसफर एंड गाइड, ठीक है। ही इज बेसिकली द गार्जियन ऑफ इंडियन मनी, ठीक है। सो इंडियन मनी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोलते हैं, गार्जियन ऑफ इंडियन मनी और गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पब्लिक का पैसा है वो फाइनली कहाँ, इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड्स में जमा हो रहा है, तो इन फंड से निकलने वाले पैसे पर अल्टीमेटली इनडायरेक्टली एक तरह से कंट्रोल किसका है, पब्लिक का है। तो इन पब्लिक के जो फंड का यूटिलाइजेशन हुआ है, क्या वो सही डायरेक्शन में हुआ है या नहीं, तो वो फाइनली आपका कैग डिसाइड करता है। So that is why CAG is the philosopher and the guide and he is the guardian of the public purse. So now we got through कि this is जो आपका स्टेटमेंट था पुराना, assertion हमें समझ आ गया, तो अब रीजन फॉलो करना है ना असर्शन को कि yes he has to uphold the constitution। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान ने ही किसको संविधान ने किसको ड्यूटी दी है, हमारी संविधान ने कैग को ड्यूटी दी है कि आप पब्लिक पर्स का, पब्लिक के फंड का जो भी खर्चा हुआ है उसको ऑडिट करोगे। सो व्हाई ही इज डूइंग, असर्शन इज दिस, रीजन इज दिस। सो असर्शन, रीजन फॉलोज द असर्शन, समझ गए, जो रीजन दिया है कि क्यों वी कॉल द कैग एज अ पब्लिक गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन the responsibility to the CAG to guide and to take care of the public money, ठीक है, कि उसमें से जो भी खर्चा हो रहा है that should be done in the right direction. So your answer will be B, that both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Now your question is match the following statements. देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी थी संविधान सभा। संविधान सभा क्या बना था, जब हमें आजादी मिली थी तो आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हुए, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑगस्ट ऑफर हुए थे, या आप अपनी हिस्ट्री में पढ़ोगे, ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, सब जगह जो एक मांग की गई थी, डिमांड थी, सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी कि हमें हमारा खुद का संविधान चाहिए। जब फाइनली हमें आजादी मिली तो उस संविधान सभा बनी। अब संविधान सभा में अलग अलग चीजें थी, फंडामेंटल राइट्स थे, यू नो दैट कि वी वर नॉट इंटीग्रेटेड ड्यूरिंग दैट टाइम, वी वर नॉट इंटीग्रेटेड इंडिया, जो हम स्वरूप इंडिया का आज देखते हैं दैट वाज नॉट ड्यूरिंग दैट टाइम। सो इंटीग्रेटेड इंडिया में बहुत सारी प्रोविंशियल उस टाइम पे प्रोविंसेस थे, तो प्रोविंसेस से हमें किस तरह से डील करना है, डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स से, तो प्रिंसली स्टेट से हमें कैसे डील करना है, किस तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्या फंडामेंटल राइट्स होंगे, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड करना है, या कौन कौन से आर्टिकल्स को हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देनी है। सो बेसिकली हर चीज के लिए डिफरेंट कमिटीज गठित हुई थी। उन कमिटीज की जो चेयरपर्सन्स थे उसका ये क्वेश्चन है कि अगर फंडामेंटल राइट कमेटी बनी तो उसके चेयरपर्सन कौन थे, या मतलब इट वाज हेडेड बाय हूम, ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, और हमारी स्टीयरिंग कमेटी थी उसके कौन थे। तो दिस वाज द क्वेश्चन। और मैं अभी भी कहूंगी मेजर कमिटीज जो हैं आप प्लीज उनको जरूर पढ़ना, मेजर कमिटीज किस किस के अंडर थी वो जरूर देखना। तो इसमें अब हम देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट कमेटी थी
ये क्वेश्चन वैसे बेसिकली डिलीट हुआ था, बट इस क्वेश्चन को डिलीट करने की मुझे ऐसा लगा कि डिलीट नहीं भी करना चाहिए था, क्योंकि एक जो अभी आई विल टेल यू की प्रॉब्लम आई थी इस फंडामेंटल राइट कमिटी पर। बट कहीं अगर हम देखेंगे तो फंडामेंटल राइट कमिटी के जो चेयरपर्सन हम मानते हैं वो जेबी कृपलानी को मानते हैं कि जेबी कृपलानी थे, उसके जो हेड थे ही वाज जेबी कृपलानी, और जेबी कृपलानी हमें कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिखा। द ऑप्शन में हमें जेबी कृपलानी कहीं भी नहीं मिला था। बट हुआ ये था कि एक मेजर कमिटी बनी थी कि कमिटी एडवाइजरी कमिटी बनी थी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ऑन ट्राइबल अफेयर्स एंड ऑन माइनॉरिटीज। उस पूरी कमिटी जो थी उसके हेड सरदार पटेल थे। उसके अंडर जो एक एडवाइजरी कमिटी बनी थी उसके अंडर भी डिफरेंट कमिटीज बनी थी। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट कमिटीज है, एडवाइजरी कमिटीज और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, एक्सक्लूडेड एंड अदर ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज हैं, उन कमिटीज के अलग अलग मेंबर्स थे। तो अगर एक अम्ब्रेला कमिटी थी, उस अम्ब्रेला कमिटी के अंडर भी अलग अलग कमिटीज थी जिनके मेंबर्स अलग जेबी कृपलानी थे। तो अगर हम अम्ब्रेला को माने तो फंडामेंटल राइट कमिटी के जो चेयरपर्सन थे ही वाज सरदार पटेल, बट लेटर ऑन दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली डिलीटेड, सो हमें इतनी जरूरत नहीं है। तो ड्राफ्टिंग कमिटी के आपको पता ही है, द बी.आर. अम्बेडकर ही वाज द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। आपके जो यूनियन पावर्स कमिटी है उसके हमको पता है जवाहरलाल नेहरू वाज द दिस ड्राफ्टिंग द यूनियन पावर्स कमिटी के आपके जवाहरलाल नेहरू थे। आपकी जो स्टीयरिंग कमिटी थी उसके आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगेन दिस क्वेश्चन में तो ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, डिलीट ही होना चाहिए था। ठीक है, फंडामेंटल राइट कमिटी अगर अम्ब्रेला कमिटी को मानोगे तो उसमें सरदार पटेल थे, बट सब कमिटी जो थी फंडामेंटल राइट की उसमें आपके थे कि आपके जेबी कृपलानी थे। तो ठीक है, इसमें आंसर में डिफरेंट जो कमिटीज हैं वो प्लीज आप देख लेना। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी यूनियन पावर्स कमिटी है उसके जवाहरलाल नेहरू थे, आपकी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी थी उसके भी जवाहरलाल नेहरू थे, देन प्रोविंशियल कमिटीज थी उसके सरदार पटेल थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के आपको पता ही है बी.आर. अम्बेडकर थे। एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी, एडवाइजरी कमेटी अम्ब्रेला कमेटी जो बड़ी कमेटी थी फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, उस पूरी अम्ब्रेला कमेटी के तो थे सरदार पटेल, बट इस कमेटी में सब कमिटीज थी फंडामेंटल राइट कमिटीज। उस सब कमेटी जो फंडामेंटल राइट कमेटी थी उसके थे आपके जेबी कृपलानी, माइनॉरिटीज के थे एच.सी. मुखर्जी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की एक कमेटी बनी थी उसके आपके थे गोपीनाथ बरदौलाई, और एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज के थे आपके ए.वी. ठक्कर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी बनी थी उसके आपको पता ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एंड देन स्टेट्स कमेटी बनी थी, स्टेट्स कमेटी मतलब टू नेगोशिएट विद द स्टेट्स, उसके आपके जवाहरलाल नेहरू थे, और आपके स्टीयरिंग कमेटी थे जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके चेयरपर्सन थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 103. Question says that under Article 103 of the Constitution of India, the President shall obtain the opinion of which of the following authority before giving any decision on the question regarding the disqualification of the members of Lok Sabha. अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आर्टिकल 103 को समझने के लिए आपको पहले एक बार आर्टिकल 102 पता होना चाहिए. So what does Article 102 says that? Article 102 says about the disqualification, basically issue on disqualification of the members of parliament, कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो who will be the final authority? The president will be the final authority. President will be the final authority to decide. Fine. President will be the final authority and his decision will be final. So basically what does it mean that कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो उस इशू को कौन डील करेगा? हु विल बी द फाइनल अथॉरिटी टू टॉक अबाउट
or to deal with this issue, he will be the president of the India. और president of India जो भी decision लेंगे, his decision will be the final decision. So this is article 102, and this article, so this is what talks about article 102. Article 103 says that before giving his decision, अपना decision देने से पहले, the president will take the advice from the Election Commission of India. Fine. And then president shall act according to his advice. Fine. It means his decision is basically binding. Fine. So Article 102 talks that any issue arising regarding the disqualification of the members of parliament, the final authority will be the President of India, and President of India decision will be final. But his decision is not discretionary, matlab he cannot take his decision on its own. Before taking his decision, he has to take the advice from the Election Commission of India, and then shall act accordingly. It means there is a line given that he must take advice from the Election Commission of India and shall act accordingly. It means that his decision is basically binding on the president. Fine. So the question is, now the answer to this question will be Election Commission of India. So here the answer will be not Speaker of the Lok Sabha. देखो Speaker of the Lok Sabha आपको पता ही है, it is the anti-defection law. Fine. So Speaker तो हो ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, अटॉर्नी जनरल भी नहीं। देखो सुप्रीम कोर्ट से भी आपको देखो ए ऑप्शन नहीं होगा और डी ऑप्शन नहीं होगा, आपको कंफ्यूजन होगा तो बी और सी ऑप्शन में हो सकता है। तो यस, सुप्रीम कोर्ट से भी प्रेसिडेंट एडवाइजरी जुरिसडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट से भी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से भी एडवाइस लेता है अंडर द एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। So the question here, that is why you have to read the Supreme Court also कि कहाँ सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट है या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट है, इन सब से अगर कोई भी रिलेटेड इश्यू आता है तो हु विल बी द प्रेसिडेंट, किससे एडवाइस लेगा? फ्रॉम दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बट अगर इलेक्शन कमीशन से डिस्क्वालिफिकेशन, मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन का रिलेटेड इश्यू है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया विल बी द आंसर। Now, the next question is, which Constitution Amendment Act dealing commission was declared unconstitutional by the Constitution Bench of the Supreme Court? Now, this is related to the NJEC. Now, NJEC was a appointing committee, National Judicial Appointing Committee. We also know, हमने बहुत बार collegium system सुना है, collegium system. So what is collegium system? Basically collegium system talks about the appointment of the judges of the Supreme Court, the Chief Justice of India, appointment of the High Court judges, the Chief Justice of the High Court, related to the transfers of the judges. So basically it deals with all these issues about the appointments, about the transfers. So कोलेजियम सिस्टम को बहुत बार एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर बहुत बार टारगेट करता है दैट द कोलेजियम सिस्टम इज नॉट वेरी फ्रूटफुल फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। इट इज वेरी बहुत ही, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है, बहुत ही ओपेक प्रोसेस है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है। तो जब सरकार आई थी मोदी सरकार, तो सबसे पहले इन्होंने एनजेईसी एक्ट लेकर आए थे कॉन्स्टिट्यूशन कि देयर विल बी एन अपॉइंटिंग कमिटी, जो कॉलेजियम सिस्टम है इसको डिसॉल्व करके वी विल मेक एन अपॉइंटिंग कमिटी जिसमें लेजिस्लेचर का भी और द एग्जीक्यूटिव का भी रोल होगा, एंड दैट कमिटी विल बेसिकली डिसाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड द हाई कोर्ट जजेस, other issues like the transfers issues etc. So this move of the government was basically being null and void, मतलब इस मूव, गवर्नमेंट के इस मूव को सुप्रीम कोर्ट ने null and void करा दिया था और कहा था कि this kind of move of the government is unconstitutional, it is against the basic structure of the constitution. Why? Because judiciary in India needs to be very, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा है, जुडिशरी हैज टू बी वेरी इंडिपेंडेंट। और अगर आप इस तरह का कोई अपॉइंटिंग कमिटी ला रहे हो तो इट विल बी समवेयर और द अदर, इट विल सबड्यू द इंडिपेंडेंसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। फाइन। सो बेसिकली दिस
दिस एक्ट वाज 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. सो एनजेईसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था. अब ये क्वेश्चन देखो ऐसा है जिसमें आप अपने दिमाग नहीं लगा सकते, या तो आपको आता है या आपको नहीं आता. देयर विल बी नो 50-50 75-30 रेशियो नहीं होगा इसमें. इधर यू नो 100% और यू नो 0%. सो अगर इस क्वेश्चन को आप नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो अटेम्प्ट मत करना अननेसेसरीली. फाइन, डोंट मेक ब्लेम काइंड ऑफ इस तरह से तुक्काबाजी मत करना. नाउ दिस इज योर स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो हम आपका स्टेट पॉलिटी में देखेंगे. नाउ द केस ऑफ विशाखा गाइडलाइन, दिस इज वेरी फेमस केस. वी नो विशाखा गाइडलाइन क्या थी. विशाखा गाइडलाइन, देयर वाज अ केस, देयर वाज अ वुमन इन राजस्थान हु एक्चुअली बीन रेप्ड while saving the girls from the child marriage, right? So विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि सरकार एक कानून बनाए कि जो इस तरह जो वर्क प्लेस पे डोमेस्टिक सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसको रोकने के लिए सरकार क्या एक कानून लेकर आए. तो विशाखा गाइडलाइंस के को मानते हुए सरकार बाद में क्या एक सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस लेकर आई थी. सो इसका मोटिव, इसका बेस क्या था, बिकॉज देयर वाज अ वुमन, आई थिंक भंवरी देवी उनका नाम था. शी वाज एक्चुअली बीइंग गैंग रेप्ड व्हाइल सेविंग अ गर्ल फ्रॉम गेटिंग मैरिड during her child age only. So she was doing her work and during that work only she was being gang raped. So that is why it is a very famous case. So obviously the option is transfer for policy. No, it is not the answer. Maternity leave in respect of working women. No. Prevention of the practice of dowry prevention. No. Prevention of sexual harassment of women at workplace. So your answer will be D. Now, fundamental duties were incorporated in the constitution on the recommendations of what? So बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है. आर्टिकल 51A में जो भी आपकी 11 ड्यूटीज दे रखी हैं, दे आर द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड दे आर आपको पता है कि दे आर नॉट इन्फोर्सिबल नहीं है. फाइन, सो दीज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज. और इट्स अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन कि ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे आई थी. सो दीज आर दी दिस योर आंसर. स्वर्ण सिंह कमेटी है, शाह कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सांथनम कमेटी. नो, द क्वेश्चन विल बी स्वर्ण सिंह कमेटी. फाइन. Now, this is a DPSP question. Now, either I wanted to tell you, but what is DPSP? Directive Principle of State Policies. These are the instrument of instructions which were given in Government of India Act 1935. आपको पता है Government of India का 1935 का एक्ट आए थे, उसमें DPSP को जो DPSP क्या है कि कुछ स्टेट की ड्यूटीज है, तो बेसिकली स्टेट की ड्यूटीज जो हैं वो आपको DPSP के फॉर्म में है. So these are the instrument of instructions given to the states that you have to do these works for the welfare of the people. So इसकी अप्रोच क्या है? वेलफेयरिस्टिक अप्रोच है, राइट. फंडामेंटल और राइट्स में ड्यूटीज में आपने देखा होगा डिफरेंस. जो फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं, दे हैव द इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच. दे आर मोर सिटीजन ओरिएंटेड, दे आर मोर राइट्स ओरिएंटेड कि एज एन इंडिविजुअल व्हाट आर द राइट्स. एंड द DPSPs आर मोर वेलफेयरिस्टिक अप्रोच. दैट इज दीज आर द स्टेट्स राइट्स टू प्रोवाइड द वेलफेयर, to do good or to do the welfare of the policy. So welfareistic approach है DPSPs की. These are the instrument of instructions given under article Government of India Act 1935. Again, they are directly not enforceable. Fine. So इसमें आपको हाँ, तो DPSPs में आपको सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे. बेसिक क्या है DPSPs? Fine. These are the instrument of instructions. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दे आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था आपका. फाइन. देन इनकी अप्रोच कैसी होती है? वेलफेयर अप्रोच है इनकी. और एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखो DPSPs को जनरली हम 3 क्लासिफाई करते हैं 3 चीजों में. एक तो हम लिबरल आइडियाज बोलते हैं, हम सोशलिस्टिक आइडियाज बोलते हैं, ठीक है, और एक आप बोलते हैं गांधीयन आइडियाज. बट इस तरह का जो आपका डिफरेंशिएशन है, डिमार्केशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं है. हाँ, और एक आर्टिकल आपके 36 to
51 जो है वो क्या है, डीपीएसपीज हैं। सो प्लीज ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आता है कि डीपीएसपीज आर बीइंग क्लासिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर 3 हेड्स, दैट इज लिबरल हेड, सोशल हेड है और आपका गांधीयन है, सो योर स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, क्योंकि कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमारा इस तरह का क्या किया हुआ है, जस्टिफिकेशन क्लासिफिकेशन नहीं किया हुआ, ये हमने हमारी सुविधा के लिए क्लासिफाई किया है। दूसरा पॉइंट, आर्टिकल 36 to 51 टॉक्स अबाउट द डीपीएसपीज, वेलफेयर अप्रोच है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, और बाकी 36 to 51 तक सारे आपको याद करने ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली क्योंकि पूछ लेते हैं ये लोग। So your equal justice and free legal aid, आर्टिकल 42 नहीं, क्योंकि इसका आर्टिकल आपका है 39A। फाइन। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्रीज, आर्टिकल 43 नो। आर्टिकल 48 of the DPSP talks about the animal husbandries. Then organization of village panchayat, no, it will be article 40. Fine. So this will be so equal justice and legal free aid आपका आर्टिकल 42 है, no, आर्टिकल 39A है। Organization of the agriculture and animal husbandry, article 43, no, it is article 48. Then organization of village panchayat is article 41, no, it is article 40. And then finally there is an equal pay for both men and women, article 39. So your automatically answer becomes D. So the question of this the answer of this question will be your D option. Then there was a statement. Now see these kind of statements which are given. अब इसमें भी अगेन वेदर यू नो और यू डोंट नो, अब हो सकता है आपने ये स्टेटमेंट कभी किसी बुक में पढ़ी होगी तो आपको याद होगी कि हो सकता है कि ये किसी ने कही हो, पर नॉर्मली या तो आपने पढ़ी है तो ही आपको याद है, वरना आप इसमें भी क्या तुक्केबाजी आप नहीं कर सकते। अगेन देयर विल बी नो 50-50 75-30 रेशियो नहीं होगा, या तो आपको पता या आपको नहीं पता। सो द स्टेटमेंट सेज दैट which one of the following said a constitution like a machine is a lifeless thing, it requires life because of the men who controls it, and India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them. निम्नलिखित में किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। सो दिस स्टेटमेंट वाज एक्चुअली बीइंग सेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बेसिकली जब इनैक्टमेंट हो चुका था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तब इन्होंने ये लाइंस बोली थी उस टाइम पे। फाइन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। नाउ आरटीआई आपको पता है कि व्हाट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब कि इट इज द जो आम आदमी है उसको पता होना चाहिए कि सरकार में क्या हो रहा है, आपने कुछ किया है, सरकार ने कुछ किया है तो क्या उसके पीछे आपकी मंशा थी। सो एवरी citizen of India has the right to know what is happening under the walls behind the walls of the government body. So that is right to information act. So अब इसमें 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो क्वेश्चन कि why, like what are the objectives। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स जब भी आप कोई एक्ट पढ़ोगे तो बहुत सारे लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कभी कभी 10, 15, 20 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए होते हैं, तो आप हर ऑब्जेक्टिव को याद तो नहीं करने बैठोगे कि ये ऑब्जेक्टिव है, नहीं। राइट टू इंफॉर्मेशन का एसेंस आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली इट टॉक्स अबाउट दी इंफॉर्मेशन कि एक आम नागरिक को पता होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, सरकार ये क्यों कर रही है, उसकी क्या मंशा है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जब इस तरह की चीजें बता रहा है तो बेसिकली वो क्या प्रमोट करना चाहता है, ट्रांसपेरेंसी, कि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट हुई इसका मतलब है वो ऑटोमेटिकली किस तरह की गवर्नमेंट होगी, अ गुड गवर्नेंस। व्हाट इज अ गुड गवर्नेंस, क्या होता है, गवर्नमेंट विच इज स्मार्ट, विच इज अकाउंटेबल, विच इज ट्रांसपेरेंट, विच इज रिस्पॉन्सिव, दीज आर द क्राइटेरियाज ऑफ अ गुड गवर्नेंस। सो अ गवर्नमेंट विच इज ट्रांसपेरेंट, विच इज स्मार्ट, विच इज अकाउंटेबल, जो अगर हम कर रहे हैं उत्तरदायी है किसी चीज के लिए, तो उसी तरह की गवर्नमेंट की हम आशा कर रहे हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन लाने का क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं जो कि अकाउंटेबल हो, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, और इसी तरह के ऑब्जेक्टिव्स डेफिनेटली होंगे। सो फर्स्ट इज टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, वेरी ट्रू, दिस इज द ऑप्शन, दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट। To make a democracy work for the people in real sense, obviously democracy क्या होता है, democracy is the government of the people, by the people, for the people। तो हम ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं जो कि
पब्लिक ओरिएंटेड हो, ना कि सेल्फ ओरिएंटेड हो। हम ऐसे गवर्नमेंट नहीं चाहते। वी वांट अ गवर्नमेंट विच शुड बी पब्लिक ओरिएंटेड रादर देन सेल्फ ओरिएंटेड। सो डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट विच इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो यस, अगर गवर्नमेंट स्मार्ट है, ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, तो डेफिनेटली दैट इज अ गवर्नमेंट, दैट इज अ रियल डेमोक्रेसी इन ट्रू सेंसेस। Then to empower the women and weaker sections of the society, D option is to empower citizens. Yes, to empower the citizens. Now specifically सिर्फ इसी section of the society को empower कर रहे, ऐसा नहीं है. So basically to empower the citizens of the society, that every citizen should be empowered to know that what actually is happening in the within the government. Fine. So your answer will be C. That this is not the not the real. See, this is the objective, to empower the women and to empower the weaker section. But इससे ज्यादा ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, yes, to empower the citizen. Citizens includes everyone, everything, everybody, minority, majority, women, men, old men, children, everything. So to empower the citizen is a real sense. So your answer to this question will be C. Fine. Yes, this is all. So today we have discussed the previous year questions of RS 21 exam, Indian polity part we have done. Next class में we will do the state polity part. So Indian polity में अभी तक अगर आपने देखा होगा, एनालाइज किया होगा, तो questions are very handy. ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा question इस तरह के हों जो आपने नहीं पढ़े हों, तो आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट पे ध्यान रखना। जैसे आर्टिकल 102 और 103 है, आपको पता है तो आता है, नहीं पता होगा तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, राइट। सो प्लीज लाइक फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डीपीएसपीज है, प्रेसिडेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कैग है, सुप्रीम कोर्ट है, इनमें से रेपिटेडली क्वेश्चन हर साल ही आते हैं। तो इन क्वेश्चंस पे आप आराम से ध्यान लगाना। और इट मीन्स आपको इंडियन पॉलिटी से इतना डरने की जरूरत नहीं है। जो टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं ना, एकदम सर से ऊपर ही चले जाते हैं, फिर बच्चे पूछते हैं मैडम ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। सो इस तरह से आपको बिहेव रिएक्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस विल बी वेरी हैंडी। ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज आप कितना विजिलेंटली पढ़ रहे हो, आप किसी चीज को कितना ध्यान से पढ़ रहे हो। सो दैट इज ऑल रिक्वायर्ड। सो थैंक यू फॉर द डे। विल डू द स्टेट पॉलिटी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच।